चाहते कि सस्ता बाजार हो जाए, लेकिन सस्ता बाजार नहीं है। पता दुनिया महंगा हो गया। मैं 17 स्केल की ऑफिसर हूँ, मैं आधा किलो सब्जियाँ खरीद रही हूँ कि मेरी पहुँच में नहीं। तो जो आम गरीब लोग हैं वो बेचारे पता नहीं क्या करेंगे। 15-20 दिन पहले प्याज 15 रुपए किलो बिकता और 20 रुपए किलो बिकता थी। ਹੁਣ ਮਾਹੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਚ ਉਹ ਪਿਆਜ਼ 25 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵਿਕਦਾ 30 ਰੁਪਏ ਵਿਕਦਾ ਕਿਉਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਸਸਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਰਮਜ਼ਾਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਊਂਟ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ कीमतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही, कोई पूछने वाला नहीं है। सस्ता बाजार में भी हम लोग आ गए, यहाँ पर भी हमें कोई रिलीफ नहीं मिलता। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी, यू वाचिंग क्रॉसफायर, मैं हूं महर बुखारी। अब ये आम तौर पे पाकिस्तान में कहा जाता है कि इस मुल्क में गरीब होना एक गुनाह है। ना तो आपकी आवाज़ सुनी जाती है, ना तो आपके हकूक़ जो हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ किया जाता है। रोटी कपड़ा और मकान का नारा लगाने वाली जमात जो है वो मुफाहमत के नाम पर कुछ ऐसी पॉलिसियाँ बनाती है कि जिससे उसकी हुकूमत तो इंश्योर हो जाती है, मगर अनफॉर्चुनेटली मुईशत जो है वो डूबती चली जाती है। पिछले 4 साल का रिकॉर्ड भी हमारे सामने है। एक आमरीत का 8 साल दौर ख़त्म हुआ, मगर अफसोस ये है कि आज इंडस्ट्रियलिस्ट जो है, बिजनेसमैन जो है, या एक आम आदमी जो है वो बिलखता और अफसोस करता ही नज़र आ रहा है। बल्कि अनफॉर्चुनेटली ये कहने से भी डर लगता है, मगर मुशर्रफ के दौर को ज़रूर याद किया जाता है। आखिरकार क्यों, पॉलिसियों में क्या कमज़ोरी हुई, क्या कोताही हो गई, और साथ साथ मुईशत को ट्रैक पे लाने पे ऐसी कौन सी मुश्किलात दरकार थी, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। क्या लोकल लेवल पे अंदरूनी हालात या बैरूनी हालात जो हैं उनका भी जायज़ा लिया जाए। क्या हालात इस तरह के थे जिनने इजाज़त दी ही नहीं इस हुकूमत को कि गवर्नेंस को बेहतर कर सकें, मुईशत को दुरुस्त सिमत की तरफ लेकर जा सकें और महंगाई कंट्रोल कर सकें कि आम आदमी की ज़िंदगी बेहतर हो जाए। रमज़ान का मुबारक महीना है, मगर अभी भी हम ये देख रहे हैं कि फल और सब्जियों जैसी बेसिक कमोडिटीज़ के अंदर भी 25 से 50% जो है उनकी कीमतों में इजाफा हो चुका है। बाकी दीगर पल्सेस हों, शुगर हो, राइस हो, बीफ हो, मटन हो, एक पूरी फहरिस्त इधर मौजूद है। किसी भी बेसिक कमोडिटी के अंदर जो है प्राइसेस का, कीमतों के अंदर कोई कमी नहीं आई, कोई रिलीफ नहीं दी गई। रमज़ान के मुबारक महीने में भी आने वाला वक्त भी बहुत मुश्किल ही नज़र आ रहा है, क्योंकि अभी भी ये कहा जाता है कि कर्ज़ों में 3 गुना इजाफा तो हो गया है, मगर IMF के जो अभी लोन्स भी देने हैं वो भी मज़ीद एक आम आदमी को जो है ज़्यादा बोझ में डाल देंगे। इकोनॉमिक ग्रोथ रेट, इन्फ्लेशन, टैक्स टू GDP, ये सारे बड़े बड़े लफ्ज़ हैं कि जो हमें समझाए जाते हैं, बताए जाते हैं, मगर शायद एक आम आदमी समझने से कासिर है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे उसको ना 18वीं, 19वीं, 20वीं तरमीम से लेना देना है, ना इन बड़े बड़े लफ्ज़ों से लेना देना है। वो ये जानना चाहता है कि उसके घर में बिजली क्यों नहीं है, वो ये जानना चाहता है कि उसके बच्चे जो हैं वो क्यों भूखे रात को सोते हैं, और वो क्यों उनकी एजुकेशन या उनकी हेल्थ के हवाले से कोई मुस्बत किरदार नहीं अदा कर सकता। इसी के ऊपर बात करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं असद उमर साहब, सियासतदान भी हैं, एक बिजनेसमैन भी हैं, 27 ईयर लॉन्ग करियर रहा है। आप एंग्रो के CEO भी रहे हैं, आपको इस हवाले से सितारे इम्तियाज़ भी अपनी बिजनेस अचीवमेंट्स के लिए दिया गया। अब आप तहरीक इंसाफ के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं, और शायद ये कहना गलत ना होगा कि मुईशत को आपसे बेहतर कम ही लोग इस मुल्क में अभी जानते हैं। हमारे साथ सेनेटर सईद गनी साहब भी मौजूद हैं, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। वो भी हमें बताएंगे कि क्या मुश्किलात थी हुकूमत को। इलेक्शन सर पे खड़े हैं, मगर क्या जस्टिफिकेशन थी कि वो डिलीवरेंस ना दे सके कि जो सबकी उम्मीद थी। सलमान शाह साहब भी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर भी मौजूद हैं। शाह साहब, आपसे आगाज़ करती हूँ, मुझे ये बताइएगा कि आज अगर महंगाई से ही शुरू कर लें, इस मुल्क में रमज़ान मुबारक का महीना है, महंगाई जो है वो अभी तक जो है लोगों की ज़िंदगी उसने जीरन कर रखी है, क्या वजह है? अगर आप बेसिक लेमैन की टर्म्स में बताएं, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम? देखिए, एक तो रमज़ान में सप्लाई और डिमांड का इमीडिएट इम्पैक्ट होता है, क्योंकि एकदम डिमांड बढ़ जाती है और उसकी वजह से फिर जो सप्लाई उतनी नहीं आती जितनी डिमांड है, और उसकी प्राइसेस पे फर्क पड़ता है, और फिर अनस्क्रूपलस ट्रेडर्स और ये मंडियों में जो ज़्यादादारी है उससे इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाया जाता है और इस तरह से महंगाई बढ़ा दी जाती है। बट जनरली जो ओवरऑल महंगाई है पाकिस्तान में उसमें एक बहुत बड़ा हाथ जो बेदरेज नोट छापे गए हैं पिछले 4-5 सालों में, और जिसमें बैंकों से बहुत बड़े कर्जे उठाए गए हैं, इंटरनेशनली भी कर्जे लिए गए हैं, और उनको जब आप रिफॉर्म्स जो इकोनॉमी में करनी चाहिए थी वो ना की जाए
तो ये सारी कॉम्बिनेशंस बन के महंगाई की तरफ आती हैं। और इसके साथ साथ इंटरनेशनल जो ऑयल प्राइसेस हैं वो भी पिछले 3-4 साल में खासी ज्यादा बढ़ी हैं, इवन दो रिसेंटली अब वो कुछ कम हो रही हैं, और कमोडिटी प्राइसेस भी। मगर शाह साहब ये बताइएगा कि प्राइस कंट्रोल सिस्टम जो है, लेकिन हमारी जो मिस मैनेजमेंट है, मिस गवर्नेंस है, मंडियों का फेलियर है, नोट छापने हैं, हुकूमत के खर्चे जो हैं वो इतने ज्यादा हैं कि वो आपके टैक्स रेवेन्यू उसको अप्रोप्रिएटली कवर नहीं कर सकते। और उसके साथ साथ जो बहुत बड़ा एक इशू है वो ये है कि इस इकोनॉमी में अब इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही, प्राइवेट सेक्टर जो है वो इन्वेस्ट नहीं कर रहा, उसकी वजह से इकोनॉमी में एक्सपेंशन नहीं आ रही, और उसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट में इजाफा हो रहा है, और लोगों के ऊपर पॉवर्टी का एक और मेजर बोझ बन चुका है। जी अच्छा। तो हर एरिया में आप देख रहे हैं कि ये एक इकोनॉमिक फेलियर की तरफ काम हो रहा है। जी अच्छा, मिस मैनेजमेंट आपने कहा, अगर आप मुझे इजाजत दें मेरे साथ ही रहिएगा। असद उमर साहब, आपकी जानिब आऊंगी। आज एक आम आदमी जो है, जिसका पहले कोई ज़्यादा लेना देना नहीं होता था बड़ी बड़ी पॉलिसियों से या मुईशत से, ऐसी बातों से भी जो हम करते हैं आज टेलीविजन शो पे, वो बड़ा डायरेक्टली इन्वेस्टेड है, वो सुनना चाह रहे हैं। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। मैं आपको बताना चाहूंगी कि प्यू का जो रीसेंट एक सर्वे था उसमें असद उमर साहब ये बताया गया कि एक आम आदमी से जब पूछा गया कि तुम्हारे करीब ज़्यादा ज़रूरी क्या है अभी, जमहूरियत है या मुईशत है, तो बाय एंड लार्ज, अभी हम फैक्ट्स और फिगर्स भी टेलीविजन पे दिखाएंगे, मुईशत कहा गया। आम आदमी ने कहा कि मुईशत को पटरी पे लाएं, मुझे और किसी चीज़ से लेना देना नहीं है। अगर आप एक नक्शा अभी हमें खींच दें कि पाकिस्तान की मुईशत अभी कहाँ खड़ी है, लेमैन टर्म्स। देखें जी, अगर पाकिस्तान की मईशत को आप पिछले 5 साल को मजबूरी तौर पर देखें तो पाकिस्तान की पिछले 50 साल की तारीख में जो सबसे कम ग्रोथ हुई है वो इस 5 साल के अंदर हुई है। आप अगर महंगाई को देखें तो महर ये पहली दफ़ा हुआ है पाकिस्तान की तारीख में कि 5 साल लगातार डबल डिजिट इन्फ्लेशन हुई है, यानी 10% से ज़्यादा इन्फ्लेशन रही है। इन्वेस्टमेंट का जैसे पहले डॉक्टर साहब ने भी जिक्र किया, इस वक्त पिछले 50 साल में सबसे कम सतह है इन्वेस्टमेंट की। सो इन्वेस्टमेंट हो नहीं रही, जाहिर है इन्वेस्टमेंट नहीं होगी तो नौकरियां नहीं बनेंगी, तो ना नौकरियां लोगों को मिल रही हैं, महंगाई साथ बढ़ती चली जा रही है, ग्रोथ है नहीं, तो हालत तो मखदूश है। आपने सवाल पूछा था कि इसमें हुकूमत कर क्या सकती थी और क्या नहीं कर सकती थी। कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो स्ट्रक्चरल पाकिस्तान की इकोनॉमी के प्रॉब्लम है, पहले से चल रहे हैं, और लॉ एंड ऑर्डर सिक्योरिटी का जो इशू है उसकी वजह से भी ज़रूर असर पड़ता है। लेकिन बेइंतहा ऐसे मेजर्स हैं जिनका इन चीज़ों से कोई ताल्लुक नहीं है। आप सिर्फ एनर्जी के सेक्टर को उठा के देख लीजिए कि इस वक्त लोगों को जो बिजली की मार पड़ी है, जब सर्दियाँ आएंगी तो लोगों के घर में चूल्हे बंद हो जाते हैं, फैक्ट्रियाँ बंद पड़ी हुई हैं। इन दोनों एरिया के अंदर जो इकदामात हुकूमत ले सकती थी, यानी मैं सिर्फ गैस की अगर पहले बात करूं तो LNG इंपोर्ट उसका बेहतरीन हल था। जब ये हुकूमत आई तो ये सलमान शाहबारा साहब जो हैं एक प्रोजेक्ट स्टार्ट कर चुके थे, LNG इंपोर्ट की बिड्स मंगाई जा चुकी थी। आज 4.5 साल गुजर गए हैं, LNG इंपोर्ट का प्रोजेक्ट वहां से एक कदम आगे नहीं बढ़ा है। हुकूमत की अपनी मिनिस्ट्रियां एक दूसरे से लड़ाई करती रही हैं। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और मिनिस्ट्री ऑफ लॉ आपस में एग्री नहीं कर सके और प्राइम मिनिस्टर उनको एग्री नहीं करा सके। अगर आप बिजली के ऊपर आए तो जब हुकूमत आई तो उन्होंने कहा कि जी हमें प्रोजेक्ट की जरूरत है, फास्ट ट्रैक बेसिस के ऊपर IPP की बिड्स मंगाई गई। फिर उन बिड्स को कैंसिल करके उनसे दोगुनी कीमत के ऊपर, दुगने रेट्स के ऊपर आपने RPPs दे दिए। बेतहाशा RPPs अलॉट किए गए। टोटल बिजली महर उसमें से 60 मेगावाट से 150 मेगावाट के दरमियान बनती है, जो एक अशीर भी नहीं है पाकिस्तान की जरूरियात का। तो वो इकदाम जो हुकूमत को लेने चाहिए थे अवाम के मसाइल को हल करने के लिए, और आपने जो अवाम कह रहे हैं वो गलत नहीं कह रहे। देखें, जमहूरियत जरिया है एक हदफ हासिल करने का, और हदफ है कि अवाम की जो ज़रूरियात है वो पूरी हो सकें। और आप और मैं बिल्कुल जमहूरियत में कभी यकीन रखते हैं, हम यही समझते हैं कि पाकिस्तान के लॉन्ग रन के लिए बेहतरीन सिस्टम जमहूरियत ही है। लेकिन जब तक जमहूरियत अवाम के मसाइल का हल नहीं देगी तो अवाम इस सिस्टम को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इसकी जड़ें अवाम में मजबूत नहीं होंगी, और फिर अगली दफ़ा जब तकरीर की जाएगी मेरे अजीज़ हमवतनों की, तो कोई भी उसके जमहूरियत के डिफेंस के अंदर खड़ा नहीं होगा। तो अभी भी वक्त है, मैं तो अभी भी कहता हूं अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप से और हुकूमत से कि खुदारा अवाम की आवाज़ सुनिए और उनके मसाइल की तरफ तवज्जो देना शुरू कीजिए। जी अच्छा, सेनेटर साहब
आप जमहूरियत से कौन सा हदफ अचीव करना चाह रहे हैं, क्या हासिल करना चाह रहे हैं? और मैं ये क्यों पूछ रही हूँ, एक दो फिगर्स बताना चाहूँगी, शायद अवाम जो है समझ जाए इस बात को, बिकॉज ये उन्हीं के दुख दर्द से वाबस्ता हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ रेट आपने देखा 2008 में जब 3.7% आपको मिला, आपने 2011 तक 2.4% इसे रखा हुआ था। इन्फ्लेशन अनप्रेसिडेंटेड 4 साल में जो आप देख रहे हैं, डबल फिगर्स अभी जिक्र भी किया सद उमर साहब ने, 12% था 2008 में, 13.9% 2011 में। टैक्स रेवेन्यूज जो हैं वो भी आपके कम हुए हैं, आपके कर्जे 3 गुना बढ़ चुके हैं। बैंक्स के नॉन परफॉर्मिंग लोन्स भी जो हैं वो भी 600 अरब 2011 में, और इसमें से 450 अरब नेवर टू बी रिकवर्ड अगेन। तो आप लोग जमहूरियत के जरिए क्या हदफ अचीव करना चाह रहे हैं? पहली बात तो ये है, बिकॉज पहली बात तो ये है कि हमारे पास जमहूरियत के मुकाबले में कोई दूसरी चॉइस नहीं है। अगर आप ये कह दें कि इस नाम पे आप एक्सप्लॉइट करेंगे अवाम को, नहीं, तो इसका ये मतलब ही नहीं कि कल आप फौजी डिक्टेटर को दोबारा बैठा दीजिए या कोई बादशाहत कायम कर दीजिए, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। नहीं, तो फिर आप मेरी एक बात सुन लीजिए सेनेटर साहब, ये आप बात बता के आप हौसला दे रहे हैं, धमकी दे रहे हैं। मुझे बात तो पूरी करने दें, पूरी बात पे आने देना मुझे। आप ये तो धमकी लग रही है, पूरी बात तो करने दें। आप मुझे बता दीजिए, ऐसे जमहूरियत ना हो तो क्या होना चाहिए, बता दीजिए आप मुझे। मगर जमहूरियत क्या होना चाहिए? हो? नहीं, क्या होना? आप ये भूल गए। चलें जमहूरियत ना हो फिर क्या हो? रोज की डिलीवरी का नाम है जमहूरियत, रोज के एहतसाब का नाम है। फिर क्या हो? मुझे ना आप डिलीवर कर रहे हैं ना आप। अच्छा, मुझे ये बताइए ना, चलें आगे हम बाद में बढ़ेंगे। जमहूरियत ना हो तो फिर क्या हो? जमहूरियत हो, यकीनन हो। तो यही कह रहा हूं, पीपल्स पार्टी, मैं आपसे ये गुजारिश कर रहा हूं, अगर जमहूरियत आज अच्छी नहीं है तो आपको मजीद जमहूरियत चाहिए। जमहूरियत ना हो तो एक और जमहूरियत हो, यानी कि दूसरी हुकूमत हो। जी, हुकूमत बदलने में कोई बुरी बात नहीं है। हुकूमतें दूसरी आ जाए, पीपल्स पार्टी की जगह नून लीग आ जाए, नून लीग की जगह पीटीआई आ जाए, पीटीआई की जगह जमात इस्लामी आ जाए, कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन डेमोक्रेसी के अलावा आपके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। एंड नोबडी इज आर्ग्यूइंग विद दैट। हाँ, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, जो आप कह रहे हैं जमहूरियत क्यों चाहिए, इसकी बात कर रहा हूँ। दूसरी बात देखिए, दूसरी बात ये है, आपने जितने इश्यूज बताए, सलमान शाह साहब माशाल्लाह बहुत एक्सपर्ट हैं, असद उमर साहब एक्सपर्ट हैं, मैं तो बहुत ही एक छोटा सा पॉलिटिकल वर्कर हूँ, लेकिन बुनियादी तौर पर इन तमाम मसाइल का ताल्लुक 2-3 चीज़ों से होता है, जिसका हवाला खुद भी उन्होंने दिया। एक तो आपके मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होनी चाहिए, नंबर 1। दूसरी बात, आपके यहाँ लॉ एंड ऑर्डर ठीक होना चाहिए। तीसरी बात जो अब नई आगे डेवलप हो गई है कि एनर्जी जो आपके यहाँ वो एनफ होनी चाहिए, जिससे आपका एटलीस्ट आपकी इंडस्ट्री चले, आपके लोगों के घरों में कोई ऐसे क्राइसिस बिजली के ना हो। ये 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। बदनसीबी हमारे साथ ये रही कि हमारी गवर्नमेंट जैसे ही आई है, पहले दिन से लेकर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इस मुल्क में कायम रहने ही नहीं दी गई। उसके अंदर इदारे भी मुलविस हैं, उसके अंदर कुछ बदनसीबी से, बदकिस्मती से कुछ हमारी पॉलिटिकल पार्टीज भी उनके पीछे जाकर खड़ी हो गई। उन्होंने ये नहीं सोचा कि इससे इस मुल्क को क्या नुकसान होगा, इससे इस मुल्क में आने वाली जमहूरियत को क्या नुकसान होगा, इसके नताइज लोगों को कैसे भुगतने पड़ेंगे। उन्होंने इस चीज़ की परवाह नहीं की, लेकिन उनका टारगेट ये था कि किसी तरह से इस गवर्नमेंट को कुछ डिलीवरेंस की तरफ हम ना जाने दें। ये खराबी एक रही। दूसरी, अगर आप ओवरऑल सिचुएशन देखें कि इस मुल्क में जो इकोनॉमी के क्राइसिस रहे वो सिर्फ इस मुल्क में नहीं थे, पूरी दुनिया में क्राइसिस थे। हमारे से ज़्यादा जो स्टेबलाइज इकोनॉमीज थी उनके यहाँ बहुत बड़े बड़े क्राइसिस आए, लेकिन इस मुल्क ने फिर भी कुछ सस्टेन किया। हमारे मुल्क में 2 साल लगातार सैलाब ने तबाही फैलाई, उसके बाद बारिशों ने तबाही फैलाई। तो ये असरात जो इस इकोनॉमी पर पड़े हैं, और इंटरनेशनली आपको जो सपोर्ट मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। लॉ एंड ऑर्डर आपके यहाँ बहुत ज़्यादा ख़राब था, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट आपके यहाँ नहीं आ रही थी, अगर कोई आ रही थी तो सुप्रीम कोर्ट सोमोटो लेके उसको रोक देता था। एक बात जनाब, आप किस मर्ज की दवाएं, फिर मैं क्यों पूछ रही हूँ, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आपने अपनी गवर्नेंस के थ्रू लानी थी कि कोई आप पे हाथ नहीं, मैं ऐसा नहीं होता, हाथ ना लगा सकता। नहीं, ऐसा नहीं होता। सॉरी, नहीं, बात सुन लीजिए। लॉ एंड ऑर्डर को सही करने का मैंडेट किसने लिया है? जो हुकूमत आती है वो ये मैंडेट लेकर आती है, आपकी जिंदगी जान और माल को तो तहफ़्फ़ुज़ फराहम कराएंगे। कराची आपने वजीरिस्तान बना दिया, बलूचिस्तान के अंदर आईनी ब्रेकडाउन हो गया मेरे भाई। दूसरी एनर्जी क्राइसिस, ये हमने बैठ के सॉल्व करनी है। एक सेकंड देखिए, ये जितने इश्यूज आप बता रही हैं ना, ये पीपल्स पार्टी के क्राइसिस नहीं है, ये नेशनल क्राइसिस हैं। और अगर पीएमएलएन, पीटीआई और दूसरी जमातें या सुप्रीम कोर्ट या कोई और बैठ के ये कह दे, नहीं देखें, नहीं, मेरा एक सेकंड, नहीं, आपको थोड़ा सा आपको फेयर होना चाहिए। मैं सिर्फ ये बात कहना चाहता हूँ कि इन क्राइसिस में जो एटमॉस्फेयर पीपल्स पार्टी को मिला है, हमने एटलीस्ट डिलीवर किया है। ठीक है, जो चीजें आप बता रही हैं वो मैं उसे डिनाई नहीं करता हूँ, महंगाई है, लेकिन शाह साहब आपने विरसे में क्या दिया है पीपल्स पार्टी को कि जो 4 साल बाद भी, नहीं, विरसे के बाद भी जो 4 साल में जो हशर हमारे साथ किया है, सुप्रीम कोर्ट ने किया है या सियासी जमातों ने किया है, वो किसी के साथ माजी में नहीं हुआ। जनरल मुशर्रफ 10 साल तक बैठे रहे, किसी ने उनको तो डिस्टर्ब नहीं किया जितना पीपल्स पार्टी को किया है। जनरल चावला 11 साल बैठे रहे, किसी ने तो डिस्टर्ब नहीं किया उनको। एक इंटरनेशनल हालात जिस तरह के भी हों, डोमेस्टिकली हमें ऐसी पॉलिसीज करनी चाहिए कि उनका इम्पैक्ट जो है उसको मिनिमाइज किया जाए और इकोनॉमी को
एक साउंड फुटिंग पे चलाया जाए। अब आप देखें कि ये क्राइसिस दुनिया में आया, लेकिन हिंदुस्तान की इकोनॉमी ठीक चलती रही, चीन की इकोनॉमी ठीक चलती रही, दूसरी इंडोनेशिया में इकोनॉमी बड़ी अच्छी चली, ब्राजील जो है वो बड़ा अच्छा काम कर रहा है। और ये मैंने उन मुल्कों के नाम लिए हैं जो पाकिस्तान के साथ इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं। पाकिस्तान भी दुनिया की 6ठी सबसे बड़ी आबादी है, लेकिन टॉप 6 कंट्रीज में जो इमर्जिंग कंट्रीज में पाकिस्तान वाहिद ऐसा मुल्क है जिसके ऊपर इतना नेगेटिव इकोनॉमिक परफॉर्मेंस जो है पिछले 4 साल में आप देख सकते हैं। तो आई थिंक एक तो ये है कि IMF के साथ जो प्रोग्राम भी किया गया वो भी एक गलत प्रोग्राम किया गया। उसमें जिस तरीके से प्राइवेट सेक्टर को बिल्कुल मार्जिनलाइज किया गया, सारा जो रिसोर्सेज हैं मुल्क के वो हुकूमत के पास गए, डीरेगुलेशन का अमल बिल्कुल ख़त्म हो गया। उसके बाद प्राइवेटाइजेशन रोक दी गई। उसके बाद आप देखें कि जो रिफॉर्म्स आनी थी, टैक्स रिफॉर्म्स वो नहीं आ सकी, वैल्यू एडेड टैक्स जो था वो नहीं आ सका। तो कोई भी चीज़ जो है, पॉलिसीज जो भी आनी चाहिए थी वो नहीं आई। और अगर आप इस तरह से रडरलेस छोड़ देंगे इकोनॉमी को और समुंदर में तूफान भी होगा तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो तो ऑब्वियस हैं। तो आई थिंक इसमें जो मिस मैनेजमेंट और मिस गवर्नेंस का एलिमेंट है वो बहुत बड़ा एक एलिमेंट है। और ये नहीं कहा जा सकता कि जी इन्होंने बहुत कोशिश की लेकिन हालात बहुत खराब थे इसलिए काबू नहीं पा सके, कोशिश ही नहीं हुई। यानी कि था वो बिल्कुल ठप है। एनर्जी सेक्टर में आप देख लें कोई रिफॉर्म्स नहीं हुई, और एक आध सेक्टर जिसमें पहले से रिफॉर्म हो चुकी थी, जिसमें टेलीकॉम है, जिसमें बैंकिंग है, दूसरे सेक्टर्स हैं, वो बेहतर परफॉर्म किए हैं। लेकिन एनर्जी सेक्टर की रिफॉर्म्स क्योंकि रोकी, एग्रीकल्चर में काफी बेहतर किया है, मैन्युफैक्चरिंग में काफी बेहतर हुई है, सर्विसेज में इंप्रूवमेंट हुई है। सेक्टर की जो डेवलपमेंट थी वो रोक दी गई। क्राउडिंग आउट जो हुआ है बहुत बड़ा एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कि पूरे बैंकिंग रिसोर्सेज जो हैं वो प्राइवेट सेक्टर से लेके हुकूमत की तरफ कन्वर्ट कर दिए गए और हुकूमत ने वो सारा जो रिसोर्सेज से डुबो दिए हैं। तो ये उसका इम्पैक्ट है कि इस वक्त आपकी इकोनॉमी दलदल में फंसी हुई है। तो आई थिंक ये कहना कि हम मजबूर थे और हमने तो बहुत कोशिश की लेकिन कामयाबी नहीं हुई, ये दुरुस्त बात नहीं है। अच्छा असद उमर साहब, एक बात समझा दीजिए और वो इस तरह इतनी खूबसूरती से समझाइएगा कि आम आदमी समझ जाए। हुकूमत को क्यों नोट और छापने पड़ते हैं और क्यों कर्जे लेने पड़ते हैं, ये समझा दीजिए। बहुत अच्छा सवाल है। मैं इसकी 2 बेसिक वजूहात हैं। एक तो हुकूमत की जो आमदनी है वो उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। क्यों नहीं है? क्योंकि पाकिस्तान में ताकतवर तबके से टैक्स लेने के लिए हुकूमतें तैयार नहीं हैं। जो बड़े बड़े जागीरदार ज़मींदार हैं उनसे टैक्स नहीं इकट्ठा किया जा रहा। बड़े बड़े जो लैंड क्रूजर चला रहे हैं, प्रॉपर्टीज़ जिनके पास बेतहाशा अरबों की रखी हुई है, वो टैक्स नहीं दे रहे हैं। पाकिस्तान में टैक्स टू GDP रेशो जो है वो सिर्फ 10% है। पाकिस्तान से मिलते जुलते ममालिक के अंदर ये रेशो 14 से 15% है। यानी 5% का आपको मतलब बता दूं, 1000 अरब रुपए कम टैक्स वसूल किया जा रहा है पाकिस्तान में सालाना बनिस्बत पाकिस्तान से मिलते जुलते मुल्कों के। ये तो हो गया आमदनी की साइड के ऊपर। अब आ जाए अखराजात जो हो रहे हैं, जहां पे आप 400 अरब रुपए का खसारा करें सालाना सिर्फ एनर्जी सेक्टर के अंदर। कैसे हो रहा है खसारा ये मैं जरा समझिए कि सारी दुनिया जो है वो कोयले से बिजली बनाती है। दुनिया की निस्फ से ज्यादा बिजली जो है कोयले से बनती है। पाकिस्तान में 1% से कम बन रही है और हम फ्यूल ऑयल के ऊपर फर्नेस ऑयल इंपोर्ट करके उससे बिजली बना रहे हैं जो दुनिया में कोई नहीं करता है। जो सबसे महंगा तो वो बिजली जो 11 सेंट की बिजली बननी चाहिए वो 11 सेंट के बजाय हम 25 सेंट की बना के हम 400 अरब रुपए का खसारा कर रहे हैं और कह रहे हैं हम सब्सिडी दे रहे हैं। 87% कीमत बढ़ाई गई है बिजली की और उसके बावजूद 400 अरब रुपए का खसारा भी हो रहा है और 12-12 घंटे लोड शेडिंग भी हो रही है। इसके अलावा आपने 40 से ज्यादा मिनिस्टर्स, पता नहीं अगर सारे आप मिनिस्टर स्टेट वाला ऐड कर दें तो 50 से भी ज्यादा हैं डिविजन्स, जो लॉसेस वहां पे हो रहे हैं।
वो मुल्क जिसके अंदर 1680 अरब रुपए का खसारा हो रहा है और उसकी वजह से 550 अरब रुपए के एक साल में, आज तक पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ है, 550 अरब रुपए के नोट छापे गए हैं इस साल के अंदर। महंगाई से कमर टूट गई गरीब की। उसके अंदर आप इस साल के बजट के अंदर देखिए, प्रेसिडेंट हाउस और प्राइम मिनिस्टर हाउस के लिए जो इंक्रीज की गई है बजट में करोड़ों रुपए की अगले साल के अंदर। तो ये तो बिल्कुल ऐसे लगता है कि पाकिस्तान का रियासती निजाम जो है वो ऐसे चल रहा है। आपने वो फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले मैरी एंटोनेट वाला फेमस स्टेटमेंट सुना होगा कि लेट देम ईट, तो बिल्कुल ऐसे लगता है कि कोई जमीनी हक़ाइक़ से ताल्लुक ही नहीं है हमारी अशराफिया का। और ये सरताज अजीज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारा साथ देने का। सरताज अजीज साहब, आज पाकिस्तान में महंगाई की क्या वजह है? देखिए जी, महंगाई की बुनियादी वजूहात तो कई होती हैं, लेकिन इस वक्त हमारा जो सबसे अहम क्राइसिस है वो फिस्कल क्राइसिस है जी। अच्छा, यानी जो हमारा बजट का खसारा है वो पिछले 4 सालों में, बल्कि 5 सालों में, मुशर्रफ का आखिरी साल मिलाकर वो 7%, इस साल तो 7.7 का अंदाजा है, पीछे भी 6.5-7 से कम नहीं हुआ। और ये सिर्फ जो बुक जिसे कहते हैं अपेरेंट डेफिसिट है वो है। इसमें क्वाजी फिस्कल डेफिसिट जो कर्जे होते हैं कारपोरेशनों के, पब्लिक कारपोरेशनों के, उसके अलावा सर्कुलर डेट के, वो हिडन कर्जे हैं क्योंकि अभी बजट में नहीं शुमार हुए, गवर्नमेंट ने गारंटियां दी हुई हैं। तो मजमूई तौर पर जो फिस्कल डेफिसिट है जिसमें आप हर दफा नोट चाहते हैं, ये एक बहुत ही अहम वजह है इन्फ्लेशन की। मैंने यही, अगर सरताज अजीज साहब इजाजत दीजिए, मैंने यही अभी असद उमर आपके एक सेकंड एलिमेंट जो है फूड इन्फ्लेशन है जी। अच्छा, हमारे यहाँ पिछले 6 साल में, जो इस साल वैसे तो 12 की बजाय 11%, 11.25% इन्फ्लेशन है, लेकिन पिछले 6 साल में 2007 से लेके अब तक डबल डिजिट इन्फ्लेशन जिसे कहते हैं वो मुस्तकिल चल रहा है। तो अगर 6 साल क्यूमुलेटिवली आप 12, 13, 14, 15 और इस साल 11 करेंगे तो ये आप देखें कि मजबूरी तौर पर ये कीमतें डबल से ज्यादा हो गई इन 6 सालों में। और उसके एक ऐसे दौर में जब एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ रही, क्योंकि ग्रोथ रेट बहुत स्लो है, 3 से कम है, तो ये बहुत ही एक सीरियस सोशल इशू बन जाता है कि रोजगार जो है वो इतने नहीं है कि फैमिली से ज्यादा कमा सके, और इन्फ्लेशन में कीमतें जब डबल हो जाती हैं तो आमदनी जाहिर है उतनी नहीं बढ़ती। सरताज अजीज साहब, अभी आपसे पहले मैंने ये असद उमर साहब से भी पूछा कि नोट क्यों छापे जाते हैं। उन्होंने बताया कि क्योंकि इखराजात और आमदनी में इतना फर्क है, इसलिए नोट छापने के ऊपर के अलावा कोई रास्ता होता नहीं है हुकूमत के पास। तो ये नोट ना, अगर ये इसके ऊपर तवाज़ुन इसमें हो जाए तो नेचुरली बेहतरी है, मगर महंगाई से किस तरह बचा जाए और नोट छापने से जो नुकसान हो रहा है इससे किस तरह बचा जाए, वो इसका हल बता दीजिए जो आम आदमी को समझ आ सके। बेसिकली मेरा ख्याल है कि इन्फ्लेशन जो है ये गुड गवर्नेंस का फुकदान जो है, अच्छा, यानी बैड गवर्नेंस का एक रिफ्लेक्शन है। क्योंकि अगर आप टैक्स अपने पूरे इकट्ठे नहीं करेंगे तो दिस इज बैड गवर्नेंस। अगर आप नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर कंट्रोल नहीं करेंगे दिस इज बैड गवर्नेंस। अगर आप कारपोरेशनों के लॉसेस कंट्रोल नहीं कर सकेंगे क्योंकि आपने उनकी अपॉइंटमेंट सही तरीके से नहीं की, आप उनमें इंटरफियर कर रहे हैं, दिस इज बैड गवर्नेंस। और आखिर में जो मजमूई तौर पर जो आपका इफेक्टिवनेस है गवर्नेंस का, उसकी वजह से आपके यहाँ इन्वेस्टमेंट और ग्रोथ जो है वो नहीं होती, तो वो भी एक बैड गवर्नेंस का। तो इस वक्त जो बुनियादी टर्न अराउंड जिसकी जरूरत है, और इस हुकूमत में तो मुझे कोई इम्कान नजर नहीं आता कि गुड गवर्नेंस हो सकेगी, क्योंकि मजबूरी तौर पर इनके यहाँ जो कल्चर है, सिफारिश कल्चर है, पॉलिटिकल पैटर्नेज का कल्चर है, करप्शन बहुत हाई लेवल पे बड़ी लार्ज स्केल पर है। इन हालात में तो इन्फ्लेशन का इलाज नजर नहीं आता, क्योंकि जब तक इन तमाम, अगर आप गुड गवर्नेंस कर लें, टैक्सेस ज्यादा कलेक्ट कर लें, नॉन डेवलपमेंट से कम कर लें, कारपोरेशन की लॉसेस कम कर लें, और उसके साथ साथ इन्वेस्टमेंट जो है वो ज्यादा हो जिससे कि ग्रोथ बढ़े, तो खुद ब खुद फिस्कल डेफिसिट कम होता है और इन्फ्लेशन उससे कम हो जाती है। अच्छा सेनेटर साहब, आपने बात सुनी, सरताज अजीज साहब की भी फिस्कल क्राइसिस है और फूड इन्फ्लेशन है और गवर्नेंस का मसला है। तीन लोगों की बातें सुनी है, चौथी आप है, मैं अकेला हूँ, तो मुझे टाइम ज़रा उतना ही दीजिए, मैं आपको बता देता हूँ सारी चीज़ें। मैं इन तीनों हमारे जो बैठे हैं सीनियर्स हैं, मैं उनको चैलेंज नहीं कर सकता किसी बात पर, लेकिन बुनियादी तौर पर कुछ बातें समझने की ज़रूरत है। असद उमर साहब से मुझे कम से कम ये तवक्को नहीं थी जो उन्होंने कहा कि प्रेसिडेंट हाउस और पीएम हाउस के बजट इतने बढ़ा दिए हैं। देखिए, इस हुकूमत ने पिछले 4 सालों में जो सरकारी मुलाजमे हैं उनकी तनख्वाहों में कोई 130% इजाफा किया है।
जो बजट प्रेसिडेंट हाउस और प्राइम मिनिस्टर हाउस का आता है उसके अंदर एस्टेब्लिशमेंट के चार्जेस भी शामिल होते हैं, जो लोग वहाँ काम कर रहे होते हैं उनकी तनख्वाहें भी उसमें शामिल होती हैं, उनके पेंशन और सारे बेनिफिट्स उसके अंदर शामिल होते हैं। तो आप आसानी से उठा के एक दिन कैलकुलेट कर देते हैं एक दिन का खर्चा इतना हो रहा है, उसके अंदर आप ये नहीं देखते कि जो मान लो काम कर रहे हैं उनकी तनख्वाहें भी उसके अंदर शामिल होती हैं। दूसरी बात, सरताज अजीज साहब कह रहे हैं कि जी गंदम की कीमत हमने इतनी बढ़ा दी, मुझसे ज़्यादा समझते होंगे कि अगर प्राइसेस कम रखी जाएँ तो यहाँ से स्मगलिंग के चांसेस भी होते हैं। अफगानिस्तान में कीमत ज़्यादा है, बाकी मुल्कों में कीमत ज़्यादा है, तो अगर यहाँ प्राइस अच्छी नहीं मिलेगी तो हमारे यहाँ जो भी लोग पैदावार करते होंगे वो बाहर भेज देंगे, यहाँ नहीं भेजेंगे। कीमतें बढ़ाने से ये हुआ है कि आपके यहाँ किसी चीज़ की शॉर्टेज नहीं हुई, बारिशों के बावजूद, सैलाब के बावजूद किसी कमोडिटी की किल्लत इस मुल्क के अंदर नहीं हुई है। आपने कहा कि रेवेन्यू कलेक्शन हमारा नहीं बढ़ा, 2008 में जितना रेवेन्यू कलेक्ट हो रहा था उससे दुगना हो गया है आज 2012 के अंदर जो कलेक्शन हो रहा है, कम नहीं हुआ, दुगना हुआ है। जी आप फिगर देख लीजिए जनाब, मैं जो बात आपको कह रहा हूँ दुगना हुआ है 2008 से, दुगना हुआ है, ये भी कह रहा हूँ आपको मैं। एक सेकंड फिर करेक्शन दे लेना इसके ऊपर। 2008 के अंदर 9.9% था आपका टैक्स रेवेन्यू, 2011 में 9.4% था, इसे दुगना नहीं कहते। और एक और बात, 18 करोड़ की आबादी में मेरे भाई 18 करोड़ की आबादी में 20 से 21 लाख लोग महज जो हैं वो टैक्स फाइल करते हैं। ये तो मैं एग्री करता हूँ, आपसे कम लोग करते हैं, लेकिन ये जो बात आप कह रही हैं कि टैक्स कलेक्शन नहीं बढ़ा, ये गलत है। आप फिगर्स उठा के देख लीजिए 2008 में कितने पैसे हो रहे थे और 2012 के अंदर कितने हुए, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि आपके रेमिटेंसेस बढ़ गए, आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बढ़ गए, आपकी बहुत सारी चीजें इन क्राइसिस में हुई हैं और आपकी एक्सपोर्ट में इजाफा हुआ है, बावजूद आपके एनर्जी क्राइसिस के, लोगों के पास बिजली नहीं है, आपकी इंडस्ट्रीज इतनी नहीं चल रही हैं, उसके बावजूद भी आपकी एक्सपोर्ट बढ़ी है। तो ये जो चीजें इन बुरे हालात में भी हुई हैं उसको भी हमें थोड़ा सा रियलाइज करना चाहिए। रेमिटेंस लॉ तो आपको वैसे ही खत्म कर देना चाहिए था ना, 2% का मियां नवाज शरीफ की टेन्योर के अंदर आया, तो उसका फायदा क्या होता है, उससे मिलता क्या है? आप लॉज के अंदर भी तो तब्दीली नहीं ला रहे। रेमिटेंसेस तो बढ़े हैं आपके। मुझे जी असद उमर साहब, मैं जरा सी आपको बोलूं, थोड़ी सी ज्यादती कर रहे हैं हम इस वक्त फेडरल गवर्नमेंट के साथ और पीपल्स पार्टी के साथ, क्योंकि हम जिस फिस्कल प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं, जो इतना बड़ा, सबसे बड़ा, सरताज अजीज साहब ने भी बिल्कुल सही बात की कि सबसे बड़ा चैलेंज जो इमीडिएट है हमें, वो एनर्जी के अलावा वो फिस्कल चैलेंज है, यानी जो खसारा हो रहा है हमारा। अगर आप रेवेन्यू की साइड के ऊपर अभी देखें, और सरताज अजीज साहब से भी आप ये सवाल पूछ सकते हैं, जो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटीज हैं रेवेन्यू बढ़ाने की, वो इस वक्त हमारी सूबाई हुकूमतों के पास हैं, वो वफाकी हुकूमत के मैंडेट में नहीं है। फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर इनकम टैक्स की जो मद के अंदर पैसा इकट्ठा हो सकता है, उसकी टोटल कैलकुलेशंस डिफरेंट लोगों ने की भी है, लेकिन 100 से 150 अरब रुपए का नंबर बनता है। तो पंजाब जिसके पास तकरीबन 75% है पाकिस्तान की एग्रीकल्चर का, तो तकरीबन 75 से 100 अरब रुपए पंजाब में जनरेट हो सकते हैं। इस साल पंजाब ने 1 अरब रुपए से भी कम एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स कलेक्ट किया है। दूसरा जो बड़ा एरिया है कलेक्शन का, वो प्रॉपर्टी टैक्सेशन का है। दुनिया के अंदर हमसे कंपैरेबल मुल्कों के अंदर 0.7% ऑफ द जीडीपी तक होता है, पाकिस्तान में 0.2% से भी कम है। आधा फीसद मैं आपको बता दूं 100 अरब के बराबर होता है, तो आधा फीसद एक बहुत बड़ी रकम होती है। अगेन ये सूबाई हुकूमत के पास इसका इख्तियार हासिल है और सूबाई हुकूमत ने इसमें कोई पेशरफ नहीं की। इसी तरीके से उस जीएसटी ऑन सर्विसेज जो है वो इस वक्त सूबाई हुकूमतों के पास ये मैंडेट मौजूद है। और ये हमें बहुत समझने की ज़रूरत है कि जो आखिरी एनएफसी अवार्ड हुआ था उसके बाद से जो रिसोर्स ट्रांसफ़र हुआ है वफाकी हुकूमत से सूबाई हुकूमतों के पास, तो सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारियां भी बढ़ गई हैं। और ये उस अकॉर्ड का हिस्सा था कि ये जो एडिशनल रिसोर्सेज मिलेंगे, इसके साथ साथ सूबे अपनी रेवेन्यू जनरेशन के ऊपर काम भी करेंगे। अनफॉर्चुनेटली चारों में से किसी सूबे ने भी इसके ऊपर पेशरफ नहीं की है। तो इस वक्त जो हमारे गवर्नेंस का हमें जो क्राइसिस नजर आ रहा है, और जो खास तौर पे फिस्कल क्राइसिस हमें नजर आ रहा है, इसी तरीके से महंगाई की जो बात हो रही थी, जो आपने सवाल पूछा था, जो सलमान शाह साहब भी पूछ रहे थे, जो प्राइस कंट्रोल हुआ करते थे एक जमाने में, बड़े इफेक्टिव होते थे ग्रास रूट लेवल के ऊपर, वो भी सूबाई हुकूमतों की जिम्मेदारी होती है। तो टू बी फेयर टू देम, ये सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट का फेलियर नहीं है, फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट दोनों का फेलियर है। बिल्कुल, प्राइस लिस्ट और फहरिस्तें जो निकाली जाती हैं, आपकी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन उनको एडमिनिस्ट्रेट ही नहीं करती, इट्स जस्ट अ शो पीस। मैं सरताज अजीज साहब आपकी जानिब आऊंगी, इसका क्या जवाब देगी आपकी पंजाब की हुकूमत भी, आपकी जमात, कि 1 अरब से कम एग्रीकल्चर टैक्स कलेक्ट किया, प्रॉपर्टी टैक्स के अंदर कोई बेहतरी ना ला सके, जीएसटी ऑन सर्विसेज भी आपके जुमरे में आता है, इन सब चीज़ों के क्या जवाब हैं? देखिए ना, ये बात तो बुनियादी तौर पर सही है कि हिंदुस्तान में जो प्रोविंसेस हैं वो 5% जीडीपी कलेक्ट करती हैं टैक्सों का, और हमारे यहाँ आधा फीसदी। तो गुंजाइश तो बहुत है, लेकिन यहाँ भी लीडरशिप जो है हमेशा फेडरल गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है कि वो एक मॉडल लॉ बनाती है। हर एक सूबा अपना अपना नहीं कर सकता, और चारों सूबों इस पर इत्तेफाक के राय से फिर उसको
इम्प्लीमेंट करते हैं। और सरताज अजीज साहब मुझे समझा दीजिए, अब तक हमारे यहाँ मैं भी स्टूडेंट हूँ, मुझे इसके ऊपर इल्म नहीं है। 90% जो टैक्सेस है वो फेडरल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। नहीं, मगर एग्रीकल्चर टैक्स तो प्रोविंशियल सब्जेक्ट मैटर है ना सर। इतनी फाल नहीं है, सिंध में शुरू हुआ है, बाकी में भी नहीं हुआ, तो ये ग्रेजुअल अमल है। लेकिन जो बुनियादी बात है वो ये है कि फेडरल गवर्नमेंट इसी निज़ाम के तहत हमारे आखिरी जो साल था 1999 का, तो 13% GDP का हम टैक्स कलेक्ट कर रहे थे, तो वो 13% अब 9 रह गया है। अब 13 से जो 18 पे जाना था वो प्रोमिसेस ने करना था, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट के मौजूदा निज़ाम के तहत 4% जो रिडक्शन हुई है वो इस क्राइसिस का बुनियादी जरिया है और वजह है। और मेरा ख्याल है कि इसमें सिर्फ ब्लेम गेम से काम नहीं चलेगा। फेडरल गवर्नमेंट को हमेशा इस मसले पे फिस्कल लीडरशिप प्रोवाइड करना होती है, जो फैसिलिटेट करना होता है। किस तरीके से अब आप सर्विसेज की बात कर रहे हैं, सिर्फ सिंध इस वक्त कोशिश कर रहा है सर्विसेज कलेक्ट करने की, बाकी चलिए तो फिर मैं इससे ये अखज़ कर सकती हूँ, तो यहाँ भी एक सेकंड फेडरल गवर्नमेंट की लीडरशिप का इम्कान है। कोई रेवेन्यू कलेक्ट नहीं हो रहा और आपके अखराजात बढ़ते चले जा रहे हैं तो वो लीडरशिप क्राइसिस है। जिस तरह भी सरताज अजीज साहब ने कहा कि वो फेडरेशन को लीडरशिप प्रोवाइड करनी है, मगर लीडरशिप क्राइसिस तो फिर सूबों में भी है। नहीं, आई थिंक ये सरताज साहब ने सही नहीं कहा, क्योंकि प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स जो हैं अपनी ऑटोनॉमी को बड़ी फेयरली डिफेंड करती हैं। तो ये जो है प्रोविंशियल टैक्स रेवेन्यूज का फेलियर जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स पे फेयरली एंड स्क्वेयरली होता है, एंड बेसिकली उसको एडमिट कर लेना चाहिए। उसके बाद आप ये खर्चे की बात करते हैं, तो IMF प्रोग्राम के बाद जो डेट सर्विसिंग था वो 350 बिलियन रुपीस से बढ़ के आज 1000 बिलियन रुपीस हुआ है, और ये IMF प्रोग्राम का एक तोहफा है। और वो जो है वो डायरेक्टली आपके फिस्कल इम्बैलेंस के ऊपर बुरी तरह इम्पैक्ट कर रहा है, और उसके बारे में भी कोई बात नहीं की जा रही। और तीसरी बात ये है कि ये देखें, आप जितने मर्जी टैक्स बढ़ा लें, लेकिन जब अखराजात जो हैं ना वो खर्च होंगे और उसमें बुर्द होगी और गोस्ट स्कूल्स भी होंगे और गोस्ट अस्पताल भी होंगे, और कोई प्रोजेक्ट जो है वो कॉस्ट में नहीं बनेगा, और एक बहुत लीकी सिस्टम है जिसमें जो कुछ आप डालते जाते हैं वो चोरी में चले जाता है, तो वो आप कैसे उसको हल करेंगे। तो मेन मकसद तो इस वक्त ये होना चाहिए कि ये आप इसको एक्सपेंडिचर साइड को कंट्रोल करें, और उसमें जो करप्शन हो रही है उसको कंट्रोल करें, और जो चीजें ऐसी हैं जिसमें हुकूमत का कोई काम नहीं है। ये अब कोई भी पार्टी इस वक्त, ये असद उमर भी बैठे हैं, इन्होंने भी ये बात नहीं की, सरताज अजीज साहब ने भी इसको गोल कर दिया कि भाई ये सरकारी जो सफेद हाथी हैं ये अरबों रुपए खाते जा रहे हैं। ये लोगों जिनके ऊपर खर्च होना चाहिए, जिनके लिए स्कूल बनने चाहिए, जिनके लिए रोजगार होने चाहिए, वो ये सफेद हाथी उन चीजों को खत्म करते जा रहे हैं। और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में ये जरूरत नहीं है कि वो कहें कि यार अब वक्त आ गया कि इनको आप गोल करें या इनको प्राइवेटाइज करें। तो असल मसलों की तरफ तो कोई बात करने को तैयार ही नहीं है। तो आई थिंक दैट इज प्रिसाइसली द रीजन कि इस वक्त हम इस दलदल में फंसे हुए हैं। तो चारों तरफ जो भी चीजें करने वाली हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है अपने टैक्सेस बिल्कुल नहीं कलेक्ट कर रही, वो फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर हर चीज डाल के अपना काम चलाना चाहती हैं, और जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो हाइडल की तरफ नहीं आना चाहती। जहाँ पे आप ये सोच लें जितना पाकिस्तान का हाइडल बिजली बनाने की कैपेसिटी है, अगर हम वो इस्तेमाल करें तो उसका तकरीबन 40 अरब डॉलर का इस मुल्क को फायदा हो सकता है। इंशाल्लाह बिल्कुल, अगर ये हो जाए। मुझे अगर इजाजत दीजिए शाह साहब, एक सेकंड को ना बनाने की 40 अरब डॉलर सालाना है। शाह साहब अगर आप मुझे इजाजत दीजिए प्लीज, अगर इजाजत दीजिए एक सेकंड। सेनेटर साहब रैप अप की तरफ आऊंगी, मैं आपसे जानना चाहूंगी क्या वाकई एक तो लीडरशिप के फुकदान के साथ साथ आपको ऐसी इकोनॉमिक टीम ही नहीं मिली कि जो लीडरशिप प्रोवाइड कर सके, नई सिमत की तरफ लेके जा सके? कितने वजीर तब्दील किया आपने खजाने के, उसके बाद इम्पोर्टेड वजीर भी ला के बैठा दिया, फिर भी आपकी 6 से 8 अरब जो है वो आप ही के नैब के चेयरमैन कहते हैं सरकारी इदारों के अंदर करप्शन हो रही है। आपके स्टील मिल्स है, PIA है, इनके 300 से 400 अरब की करप्शन है, वो भी ऑन रिकॉर्ड है। बात ये है कि करप्शन तो इस पूरे मुआशरे में है, इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता। मैं आपको होलसम पिक्चर दिखा रही हूँ ना, करप्शन भी मौजूद है। मैं इसी मुल्क में रहता हूँ, मैं विलायत से तो नहीं आया हुआ ना।
दूसरी बात ये है, कम से कम ये तो इन्होंने एडमिट किया कि ये नेशनल इशू है, ये पीपल्स पार्टी का क्राइसिस नहीं है, ये नेशनल क्राइसिस है। इसमें तमाम लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि उसमें अपना कंट्रीब्यूट करें और उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करें। सलमान शाह साहब कहते हैं जी हाइडल की तरफ जाना चाहिए, हमने कह दिया कालाबाग दफन हो गया, तो भाई आप 8 साल में बना देते ना, अगर तो पॉसिबल था बनाना तो नहीं बना सके ना, नहीं बना सके ना, नहीं बना सके, इसका मतलब नहीं बन सकता, कंट्रोवर्शियल है। आप ही मुफाहमत के राज्य हैं, आप ही कर सकते हैं अगर करना नहीं बन सकता, नहीं बन सकता, मैं आपको बता रहा हूँ नहीं बन सकता। जब 3 सूबे एक दफा नहीं 10-10 दफा रेजोल्यूशन पास कर दें कि नहीं बनना चाहिए, तो आप नहीं बना सकते ये चीजें। तो हमें इन चीजों को समझना चाहिए, इस क्राइसिस के अंदर निकलने के लिए तमाम पार्टीज को बैठना चाहिए, अपना जो भी ये सारे एक्सपर्ट्स हैं इनको अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहिए कि जी इस तरह से चीज़ें ठीक हो सकती हैं। लेकिन हमारे इदारों को भी सोचना चाहिए कि जो जमहूरियत यहाँ बड़ी मुश्किलों से आती है उसको बर्दाश्त करें थोड़ा सा। आखिरी सवाल है असद उमर साहब आपसे, अगर इसी तरह मामला चलता रहा कि एक जो है वो ब्लेम दूसरे पे डाल रहा है, दूसरा तीसरे पे ब्लेम डाल रहा है, एंड में मुकमुका होकर कुछ भी नहीं हो रहा और मुईशत जिस सिम जा रही है, ये तो हमने आज समझा ही दिया, अगर इसी तरह चलते रहे तो गॉड फॉरबिड व्हाट आर वी हेडिंग टुवर्ड्स? देखें जी, वो हमारी मईशत जहाँ पे जा रही है वो तो सबको नज़र आ रहा है, लेकिन इसका जवाब जो है वो तो बिल्कुल ऑब्वियस है ना। एक तरफ ये हमें डरा रहे हैं, पिछले 8 महीने से डरा रहे हैं, पता नहीं कौन इनको एस्टैब्लिशमेंट आके धमकियां देता है, पता ना आवाम को बताते हैं खोल के कि कौन सा खतरा है, लेकिन डराते रहते हैं कि वो खतरा भी है। भाई अगर वहां से खतरा है, इधर मईशत दलदल में फंसी हुई है, आप खुद भी एडमिट कर रहे हैं, गो बैक टू द नेशन, अवाम के पास वापस जाएं, एक फ्रेश मैंडेट लें जिसको भी अवाम समझते हैं कि उनके पास इन मसाइल का हल है, उनको काम करने दें। आपने मेहर यू नेल्ड इट ऑन द हेड। असल क्राइसिस ये सब सिम्टम्स हैं, असल क्राइसिस आप उधर ही जाए ना, जुडिशरी के पीछे क्यों जाते हैं? जजों के पास ना जाएं, लोगों के पास जाएं। एब्सोल्युटली, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब। जो जजेस के इशू हैं जजेस के पास जाएंगे, जो अवाम के इशू अवाम के पास आएंगे। नहीं, आप तो सारी चीजें जजेस के वाले जा रहे हैं, उनसे बहुत शुक्रिया। और आपके ऊपर भी ये बात अच्छी नहीं लगती कि आप सब कुछ एक ही इदारे के मत्थे लगा दें, दैट्स नॉट आल्सो वेरी रिस्पांसिबल ईदर। हमारे साथ ही मगर आज के लिए शायद ये कहना ना गलत होगा कि अगर आज पाकिस्तान में लीडरशिप का फुकदान है तो इस बात को या इस फुकदान को भी तब्दील करने के लिए ही अवाम के पास ही सबसे बेहतरीन इख्तियार है और इसका वेपन भी है, और वो आपका वोट है। अगर आपको 400 अरब का खसारा सालाना जो पावर सेक्टर में होता है अगर वो चुपता है, या अगर 6 से 8 अरब की जो करप्शन हो रही है मुल्क में सरकारी इदारों में वो चुपती है, या अगर ये बात चुपती है सिंप्लीफाइड मैटर के अंदर कि रातों को अंधेरों में और गर्मी में नींदें हराम हैं और रात को खाने के पैसे नहीं हैं दिन के, अगर ये बातें इनको तब्दील करना है, मुल्क की मईशत को पटरी पे वापस लाना है और इस फुकदान को जो तब्दील करके एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप की शक्ल में लाना है, तो यकीनन फैसला भी आपके पास है और उसको एक्सरसाइज करने का इख्तियार भी आप ही के पास है। मेहर बुखारी को इजाज़त दीजिए। I'll see you all tomorrow इंशाल्लाह। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।